वेलकम बैक। आज अपन लोग विलेयता के बारे में डिस्कस करेंगे। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। सोल्युबिलिटी क्या होती है? तो अपन देखो अब बात कर लें। अपन कहें स्थिर ताप पर द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा उसके क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। आई बात है तक कि चलो ठीक है। अब अपन यहाँ पर बात करें, कोई भी पदार्थ है उसकी विलायक में विलेयता किस बात पर डिपेंड करेगी? अपन कहें विलेय विलायक की प्रकृति पर, ताप पर और दाब पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अब आ जाओ इस विलेयता से रिलेटेड दो एक छोटे छोटे टॉपिक है। क्या पहले टॉपिक से बात करते हैं, ठोसों की द्रवों में विलेयता, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पे कहें ठोसों की द्रवों में विलेयता, तो यहाँ पे ठोस तो क्या हो गए? विलेय, और ये द्रव क्या हो गए? विलायक। यानी कि इस स्थिति में ठोस को द्रव विलायक में अपन लोग क्या करेंगे? घोलेंगे। तो अपन यहाँ पे इसको ठोसों की द्रव में विलेयता जो होती है इसको किसके रूप में परिभाषित करते हैं? इसको करते हैं अपन लोग क्या? विलेयता या विलेयता गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। अब होती क्या है देखो, सुनना, इसको ध्यान से मैं परिभाषित कर देता हूँ। क्या कि स्थिर ताप पर द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई किसी ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता या विलेयता गुणनफल कहलाती है। ठीक है, अब अपन बात करें ठोसों की द्रवों में विलेयता के आधार पर जो विलयन होते हैं, विलयनों को अपन लोग तीन भागों में बांटते हैं। विलयनों को तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग है? आ जाओ यहाँ बात कर ले अपन लोग। तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला संतृप्त विलयन, दूसरा बात करें असंतृप्त विलयन, और तीसरा अतिसंतृप्त विलयन। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनना कि तीन प्रकार के ठोसों की द्रवों में विलेयता के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। कैसे कैसे क्या होता है? तो देखो अपन बात करें, एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास एक कटोरी है, ये लो आपके पास एक कटोरी है। कटोरी में अपन ने क्या कर दिया? थोड़ा वाटर जल ले लिया। इसमें क्या ले लिया अपन लोगों ने? जल ले लिया। और अपन इसमें थोड़ी सी क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं। अब चीनी कितनी मिलानी है वो ध्यान से सुनना। अपन क्या करें, कटोरी में निश्चित मात्रा में जल ले लिया, ताप कमरे का कांस्टेंट हो गया। अब मैं क्या करूँ? चीनी मिला रहा हूँ। एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर चीनी घुलना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। उस स्थिति पर रुक जाओ और उस स्थिति पर इसमें जो विलयन मिलेगा उसको क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, अगर मान चलो घुलना बंद हुआ, चीनी घुलना बंद हुआ, उससे पहले अगर रुक जाता तो उस स्थिति में विलयन कौन सा होता? असंतृप्त विलयन होता। और अगर बात करें घुलने के बाद इसको और गर्म करते और गर्म करने के बाद और चीनी घोलते तो वो कौन सा बन जाता? अति संतृप्त विलयन बन जाता। तो अपन यहाँ पे कहें, देखो इसको परिभाषित अपन करें तो क्या कहेंगे? ये ऐसा विलयन होता है जिसमें दिए गए ताप और दाब की परिस्थिति में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। एक बात घुली होती है। दूसरी बात अपन गए, इसी ताप पर अगर अपन चाहें कि थोड़ा और विलेय इसमें घुल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। इसमें जितना घुलना था स्थिर ताप, दिए गए ताप और दाब की परिस्थिति में वो घुल चुकी है मात्रा। और ऐसे विलयनों के लिए अपन कहते हैं विलेयता गुणनफल यानी KSP ये बराबर होता है किसके? आयनिक गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। संतृप्त विलयनों के लिए कंडीशन कही जाती है। अगर सपोज करो आपको परिभाषा संतृप्त विलयन की पता नहीं है तो आप इतना कह सकते हो KSP ये बराबर होगा A+ और B- के, यानी कि विलेयता गुणनफल बराबर होता है किसके? आयनिक गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है।
दूसरी बात, अब देखो अब बात करते हैं इसकी, किसकी, असंतृप्त विलयन की। तो अपन ने कहा कि इसमें अपन का घुलना बंद से पहले ही रुकने पर जो विलयन प्राप्त हुआ था वो क्या था, असंतृप्त विलयन था। तो अपन यहाँ पे कहेंगे इसमें दिए गए ताप दाब की परिस्थिति में विलय की अधिकतम मात्रा नहीं घुली होती है, नहीं घुली होती है। इसमें अपन एक बात कहें क्या, इसमें अपन ये कहें कि मैं दिए गए ताप और दाब की परिस्थिति में थोड़ा और विलय घोलना चाहूँ तो इसमें संभापन थोड़ा और इसमें घोल सकते हैं, किसमें, असंतृप्त विलयन में। और इसके लिए अपन लोग बात कहें कि आयनिक गुणनफल का मान तो क्या होता है कम और विलेयता गुणनफल का मान क्या होता है ज़्यादा। यानी कि असंतृप्त विलयन को छोटे रूप में कैसे बता सकते हैं आप लोग, क्या KSP ये बड़ा होगा किससे, A+ और B- से। यानी कि आयनिक गुणनफल का मान छोटा होता है, विलेयता गुणनफल का मान क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, चलो आ जाओ बात करते हैं अगले की। अति संतृप्त विलयन को लेके अपन लोग चल रहे हैं। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, तो अपन गए, देखो आपने चाशनी जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, देखो कि अपन जैसे पानी लिया अपन लोगों ने पात्र में, उसमें चीनी घोली, अब घुलना क्या हो गया बंद, तो अपन उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, उसमें और थोड़ा सा चीनी घोल देते हैं, और घोलने के बाद अपन लोग क्या करते हैं, चाशनी बन गई। अगर मान लो उसको कमरे के टेम्परेचर पर वापस से लेके आएंगे तो वो क्या ठोस हो जाता है, खांड बन जाता है। तो वो खांड जो है स्थिति वो क्या है, अति संतृप्त विलयन का केस, यानी गर्म करने के अपन सांद्रता बढ़ा सकते हैं विलय की संतृप्त अवस्था से अधिक। तो अपन गए इसमें अपन लोग कहेंगे विलय की मात्रा संतृप्त अवस्था से अधिक घुली होती है। आ गई बात। और यहाँ पर अपन कहें विलेयता गुणनफल का मान ये छोटा होता है, किससे, आयनिक गुणनफल से, यानी कि आयनों की सांद्रता ज़्यादा हो गई इसमें, इसलिए वो क्या होगा, इस स्थिति में ध्यान रखें, इस स्थिति में अवक्षेपण की क्रिया होती है, प्रेसिपिटेशन होता है बेटा इसमें, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। अब अपना अगला जो टॉपिक आ रहा है इसी में क्या आ रहा है कि ठोसों की द्रवों विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक वो क्या होते हैं, तो उनकी बात करते हैं। इसे हटा देते हैं, आ जाओ। ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ठोसों की द्रव विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो देखो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं, आ जाओ, क्या, विलायक की प्रकृति, विलय विलायक की प्रकृति। देखो पहला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ठोसों की द्रव विलेयता होगी या नहीं होगी। इस पे सबसे पहला जो फैक्टर वर्क करता है विलय और विलायक की प्रकृति, यानी कि दोनों का नेचर क्या है उस चीज़ की बात करते हैं। तो देखो इसके लिए एक छोटा सा ये सिद्धांत अपन कह सकते हैं, समान को घोलता है। ये सिद्धांत सबसे पहले से प्रचलित है। अपन कहें कि यदि विलय और विलायक, हाँ भाई, यदि विलय और विलायक दोनों समान प्रकृति के हैं तो विलेयता क्या होगी, अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। और यदि विलय विलायक असमान प्रकृति के तो विलेयता क्या होगी, कम। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे अपन यहाँ पे कहें इसी कारण क्या कि जैसे आपके पास कहें शर्करा है, नमक है, जैसे ये जो ध्रुवीय विलायक है, कैसे, ध्रुवीय विलय, जल जैसे ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, विलय होते हैं। अपन कहें कि भाई जैसे आपका शर्करा हो गया, नमक हो गया, दोनों कैसे ध्रुवीय प्रकृति के, इस कारण जल जैसा ध्रुवीय विलायक में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा बेटा। ठीक, और अपन इसीलिए कहें, अब अगर मान चलो
आप नमक को या शर्करा को आप क्या करना चाहो, बेंजीन में घोलना चाहो, बेंजीन में या नैप्थलीन में घोलना चाहो तो ये इनमें नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ध्रुवीय प्रकृति के, ध्रुवीय प्रकृति के। और ये कैसे होता है, ये नैप्थलीन बेंजीन को कैसे होता है, अध्रुवीय प्रकृति के। तो अपन ने कहा कि ये अगर सेम होता तो मिल जाता लाइक ऐसे, लेकिन ये सेम नहीं है तो इसलिए नहीं घुलते हैं या फिर कहें बहुत कम घुलते हैं, ये बात इसमें आती है। और अपन कहें जैसे, और दूसरी बात कहते हैं जैसे भाई कोई दूसरा जैसे ऑयल वगैरह है तो उनकी विलेयता किसमें, बेंजीन में, कार्बनिक विलायकों में ज़्यादा होती है, इनमें नहीं होती है। ठीक, चलो ठीक है। अगला दूसरा बात करते हैं, ताप का प्रभाव। दूसरा कौन सा फैक्टर आया, ताप का प्रभाव। तो देखो एक बार ध्यान से देखते आ जाओ, फैक्टर नंबर सेकंड, ताप का प्रभाव। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, इसमें देखो ताप का क्या प्रभाव है। अपन देखो आपने भी देखा है, जैसे थोड़ा सा ले लो, क्या अपनी कटोरी में चीनी ली और भाई जल लिया, जल में चीनी डाली और उसको आपने क्या किया, गरम किया। तो गरम करोगे तो बिगर हिलाया आप देखो घुल जाती हो, सही बात है। तो अपन यहाँ पे सिंपल सी बात कहते हैं कि जब अपन ताप बढ़ाते हैं तो क्या कहें, विलेय और विलायक के अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। भाई गतिज ऊर्जा, विलेय के अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है टक्कर बढ़ने के कारण। ये बात आती है। वापस से बात कर लें कि ताप बढ़ाने पर विलेय और विलायक के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे उनके मध्य होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अर्थात क्या कि ठोसों की द्रवों में विलेयता बढ़ जाती है। तो यानी कि अपन कहेंगे ताप को अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो विलेयता भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसमें ये बात आता है। और तीसरा जो फैक्टर है क्या दाब का प्रभाव। तो अपन कहें कि ठोसों की द्रव विलेयता पर दाब की बात करूं मैं, जैसे अपन सपोज करो कि चीनी डाली पानी के अंदर और अपन क्या करें, इस पर दाब लगाएं कैसे भी करके, तो घुलेगी क्या, नहीं घुलेगी। तो अपन कहते हैं ठोसों की द्रव विलेयता दाब से क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। तो मैं लिख देता हूँ क्या, अप्रभावित रहती है। हो गया, चलो ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये क्या थी, ठोसों की द्रव विलेयता। अब अपन बात करें क्या, गैसों की द्रवों में विलेयता की। तो सेकंड टॉपिक आ गया आपका गैसों की द्रवों में विलेयता। सेकंड टॉपिक गैसों की द्रवों में विलेयता। अब देखो सुनना, अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि गैसें क्या द्रवों में घुलती है, जर्नली क्या गैसें द्रवों में घुलती हैं। चलो एक बार आप सभी लोगों ने ये छोटा सा खेल तो खेला ही होगा क्या, कि भाई एक भगोना होता है पानी का, पानी में फूकने लेके उसमें फूक डालते हैं तो क्या होता है, घुल जाती है उसमें, अपनी जो अपन हवा पास करते हैं उसमें बबल के रूप में बाहर हो जाती है। तो अपन कहते हैं सामान्यतः गैसें द्रव में घुलते नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत मात्रा जो उसमें घुलती है, तो उसके लिए कहते हैं कि द्रव विलायक उसका क्या करता है, अवशोषण करता है। तो देखो यहाँ पे अपन कहें गैसों की द्रवों में विलेयता पर, गैस तो क्या हो गई, विलेय, और द्रव क्या हो गए, विलायक। और ये जो घुलने की जो प्रक्रिया है, इसको अपन लोग क्या कहेंगे, अवशोषण गुणांक के रूप में अपन इसको क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। उसको विलेयता गुणनफल के रूप में बताया था, इसको अवशोषण गुणांक के रूप में। अब होता क्या है, देखो सुनना, इसको अवशोषण गुणांक को कैसे परिभाषित करते हैं, अवशोषण गुणांक। तो अवशोषण गुणांक के लिए अपन कहते हैं क्या, एनटीपी पर द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। आई बात है तक कि भाई जितनी भी मात्रा उसमें रुकेगी ना, उसको अवशोषण गुणांक के रूप में बताएंगे। अपन का एनटीपी पर द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस का आयतन क्या कहलाएगा, अवशोषण गुणांक
कहलाएगा आपका। अब यहाँ पे वापस से वही बात करते हैं, अवशोषण। भाई गैसों की द्रव विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, पूरी बात करेंगे। गैसों की द्रव विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो कारक कौन कौन सा, जाओ सबसे पहले पर बात करते हैं। पहला कारक क्या आपका, वही विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। तो इनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, प्रकृति। तो अपन ने अभी बात की थी क्या, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, ये सिद्धांत यहाँ पे वर्क करेगा। अपन कहेंगे ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में विलय होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो HCl जैसी जो ध्रुवीय गैस है, पोलर जो गैस है, ये किस में घुल जाती है, H2O जैसे ध्रुवीय विलायक में आसानी से विलय हो जाती है, ध्रुवीय गैस। अब किसी बच्चे को ये डाउट आ रहा है कि ये गैस ध्रुवीय गैस है, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसके बीच के जो शेरी भाई साजित इलेक्ट्रॉन है, जो अपन के दोनों की विद्युतता, इसकी विद्युतता ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन युग्म में थोड़ा सा इधर विस्थापित हो जाता है, तो आंशिक माइनस, इस पर क्या है आंशिक प्लस। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये प्लस माइनस सिरे में बटी होती है, इसलिए क्या ध्रुवीय गैस है। तो अपन के ध्रुवीय गैस HCl जैसी ध्रुवीय गैस किस में मिल जाती है, आसानी से जल में घुल जाती है, क्योंकि ये कैसा है, पोलर नेचर का है। अब एक दूसरी बात मैं कहूँ, जैसे आपका भाई CO2 गैस हो गई, N2 गैस हो गई, O2 गैस हो गई, अपन कहे ये जल से ज़्यादा, भाई जल से ज़्यादा अपन कहें जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन, नेपथलीन, ईथर है ना बेटा, अल्कोहल जैसे अध्रुवीय विलायकों में ज़्यादा घुलती हैं, इसको प्रेफर नहीं करती हैं, क्योंकि ये कैसा है, ये ध्रुवीय प्रकृति की गैसें कैसी हैं, अध्रुवीय प्रकृति की है, और ये भी कैसा है, ध्रुवीय के, इसलिए सेम में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो ये बात हो गई आपकी क्लियर। अच्छा ठीक है, दूसरा फैक्टर कौन सा आपका दूसरा आता है, आपका विलय की प्रकृति। अपन कहें गैसों की द्रव विलेयता विलय की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, देखो सुनना, वे गैसें जो सरलता से द्रवीकृत हो जाती है, उनकी द्रवों में विलेयता अधिक होती है, ठीक है। और जो गैसें आसानी से द्रवीकृत नहीं होती हैं, उनकी द्रवों में विलेयता क्या होती है, बहुत कम होती है। आई बात। और कोई गैस द्रवीकृत होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है क्रांतिक ताप पर। किस पर डिपेंड करता है, क्रांतिक ताप पर। किसी गैस का क्रांतिक ताप जितना ज़्यादा होगा, उसका उतनी ही आसानी से क्या हो सकता है, द्रवीकरण हो सकता है, उसकी उतनी ज़्यादा द्रव विलायक में विलेयता होगी। इसलिए अपन कहते हैं देखो क्या, वे O2 है, O2 का आसानी से द्रवीकरण नहीं होता, आसानी से द्रवीकरण नहीं होता है, इसलिए जल में कम घुलती है। जबकि CO2 गैस का आसानी से द्रवीकरण हो जाता है, और इस कारण ये क्या होती है, ज़्यादा घुलती है। बेटा अपन लोग तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, आ जाओ। तीसरा फैक्टर है ताप का प्रभाव। अपन यहाँ पे बात करें कि गैसों की द्रवों में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए अपन लोग कहते हैं कि भाई कोई भी गैस है, ठीक है भाई, अपन द्रव में अपन ने गैस को घोला, तो अपन कहे द्रव के अणु और गैस के अणु दोनों हो गए। ताप जब बढ़ाते हैं तो अपन कहते हैं द्रव के अणुओं की तुलना में गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में अधिक वृद्धि होती है, जिस कारण वो द्रव की सतह को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। इस कारण अपन कहते हैं कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव विलेयता घटती है। अब दो केस और आते हैं, देखो सुनना। यदि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, यानी कि विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, तो अपन कहते हैं ऐसे अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। और अपन दूसरी बात कहें, यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है,
तो उस केस में अपन कहेंगे ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी। हो गया बेटा तक की बात। देखो दो गैसें ऐसी है, देखो सुनना, H2 और हीलियम दो गैस हैं, इनके लिए अपन कहते ताप बढ़ाएंगे, अपन लोग ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। बाकियों के लिए कहते हैं जनरल केस में उनकी विलेयता घटती है। ये बात हो गई इनकी विलेयता को लेकर के। अब एक तीसरा फैक्टर अपन बात करते हैं, क्या चौथा फैक्टर, क्या दाब का प्रभाव। ठीक है, तो अपन इसके लिए कहते हैं कि गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब के प्रभाव का सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, और उसने एक नियम दिया जिसको अपन लोगों ने क्या नाम दिया, हेनरी का नियम। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए पूछा चल जाता है। आ जाओ, ताप का प्रभाव बात करें अपन लोग। हाँ आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। ये लो, देखो हेनरी का नियम, ये हेनरी का नियम क्या है, तो अपन कहा गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ को बताने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया, उसी को नाम क्या दिया, हेनरी का नियम नाम दिया गया। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो देखो सुनना, ये नियम क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है कि भाई ये नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव विलायक में विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी कि अपन कह रहे हैं, हेनरी क्या कह रहा है, देखो सुनना, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव विलायक में विलेयता उस पर, किस पर, द्रव भाई गैस पर, उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यदि अपन कहें कि माना विलेय गैस की जो मात्रा है, विलेय गैस की मात्रा क्या है, m है, विलेय गैस की मात्रा क्या है, m, और लगाया गया जो दाब है वो क्या है, p। तो अपन कहें हेनरी के नियम से क्या अपन कहेंगे m समानुपाती p, और समानुपाती को हटाते हैं तो क्या लगा दिया अपन लोग, m बराबर k p। तो अपन यहाँ पे ग्राफ खींचे, m और p के बीच में ये लो p, और ये m इधर जाने पर ये बढ़ता है, इधर जाने पर बढ़ता है, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अपन ने क्या कहा, m प्रोपोर्शनल p, ये अपन लोग कहते हैं। दूसरे वे में अपन इसको कैसे बात कर सकते हैं, दूसरे वे में इसको ऐसे बात करते हैं कि यदि जो विलेय गैस की मात्रा है, विलेय गैस की मात्रा, इसको अपन लोग मोल भिन्न में व्यक्त करें, किसमें, मोल भिन्न में बात करें तो इसको दूसरे तरीके से अदर वर्ड में कैसे कह सकते हैं, क्या कि भाई स्थिर ताप पर किसी गैस पर लगाया गया दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। कैसे, यानी कि अपन जो दाब जो अपन लगा रहे हैं, आंशिक दाब, वो समानुपाती हो किसके, एक्स गैस, ये गैस की मोल भिन्न है। और यहाँ पे इसको हटाते हैं समानुपाती को, तो एक नियतांक लगाते हो, क्या लगा दिया, P बराबर KH, और क्या आ गया, एक्स गैस। ठीक है, ये आपका हेनरी का नियम का गणितीय रूप आ जाता है। जहाँ अपन कहें क्या कि जहाँ ये जो आपका KH है, KH, जहाँ KH बराबर क्या है, हेनरी स्थिरांक है बेटा। ठीक है, और ये हेनरी स्थिरांक क्या कहता है, अपन कहेंगे ये हेनरी स्थिरांक है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, समानुपाती स्थिरांक के लिए। तो इसलिए अपन कहते हैं कि किसी गैस के लिए अगर हेनरी स्थिरांक का मान बहुत अधिक है, तो उसकी
उस गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक बात है तक की। एक बात तो सुना कि अलग अलग गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, इससे क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि हेनरी स्थिरांक का मान विलेय गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि गैस कौन सी होगी। इस तरीके से आपका हेनरी का नियम आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो इंपॉर्टेंट बात आती है हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों की। तो देखो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं अगला, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। आओ, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग नंबर पहला, दुर्गंध युक्त जल के शुद्धिकरण में। देखो सुनना, दुर्गंध युक्त जल के शुद्धिकरण के में तो अपन ने कहा है एक दुर्गंध युक्त जल है, उसमें विलेय जो गैस है उसको पृथक करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा, बाह्य दाब घटेगा, आंतरिक दाब बढ़ेगा। तो बाह्य दाब घटने से जो विलेय गैस है, जो विलेय हुई घुली हुई गैस है, उसकी विलेयता क्या होती है, कम होती है, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। तो जिससे अपन कहते हैं कि अपने पास पात्र में क्या रह जाता है, शुद्ध जल आपके पास बचा रह जाता है। वापस सुनना, अपन कह रहे हैं कि दुर्गंध युक्त जल में विलेय गैस को अलग करने के लिए अपन उसको क्या करते हैं, जल को गर्म करते हैं, जिससे गैस से अलग हो जाती है और पात्र में आपका शुद्ध जल बचा रह जाता है। ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग देखें अपन लोग, तो अपन क्या है, दूसरा अनुप्रयोग है कोल्ड ड्रिंक व सोडा वाटर। सोडा, कोल्ड ड्रिंक व सोडा वाटर है, इसमें CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए, CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए इन्हें बोतलों में निम्न ताप और उच्च दाब पर बंद किया जाता है, भरा जाता है। अपन कहें कि देखो जब ताप क्या होगा निम्न, दाब क्या होगा उच्च, तो उस समय क्या होगी, गैस की विलेयता बढ़ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इसलिए अपन कहें कि CO2 जो गैस है उसकी विलेयता कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर बढ़ाने के लिए अपन उन बोतलों को निम्न ताप और उच्च दाब पर भरते हैं। ठीक है, ये बात है तक की। चलो तीसरा अनुप्रयोग देखें अपन लोग। तो देखो सुनना, जो समुद्री गोताखोर होता है, समुद्री गोताखोर, देखो सुनना, मैं इसको एक समुद्र बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो अपने पास ये समुद्र रहा, ठीक है, ये लो, यहाँ पे अपन ने कहा ये गोताखोर है, ये क्या है, गोताखोर है आपके पास। ठीक है, तो ये गोताखोर जब समुद्र में जब अंदर जाता है, सुनना ध्यान से, ये लो इसके अंदर भेजते हैं कि गोताखोर जब समुद्र में अंदर जाता है तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाता है, सुनना, तो दाब नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे जाने पर दाब बढ़ता है तो रक्त में गैसों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, और वो गैसें उसमें विलय हो जाती है। जैसे ये गोताखोर यहाँ से ऊपर की ओर आता है तो ऊपर की ओर आते आते क्या होगा, दाब में वापस से क्या होगी, दाब में कमी आती है, तो जो गैसें घुली थी वो वापस से उनकी विलेयता कम होगी, वो वापस से बाहर आने लग जाएंगे, किसके रूप में, बबल्स के रूप में। तब जैसे ही ऊपर आता है तो रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, जिससे क्या होता है, कोशिकाओं में अत्यधिक अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे गोताखोर को अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है। चिकित्सा की भाषा में इस स्थिति को बोलते हैं बैंडस। क्या बोलते हैं इसको चिकित्सा की भाषा में, बैंडस रोग बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस पीड़ा को कम करने के लिए एक उपचार किया गया, हीलियम से तनु की गई, हाँ भाई, हीलियम से तनु की गई O2 का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, O2 का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे बात करें कि हीलियम को ही क्यों काम में लिया, हीलियम को ही क्यों प्रेफर किया गया, तो अपन कहें कि जो हीलियम गैस होती है ना, इसकी रक्त में विलेयता बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि आसानी से उसमें घुलती नहीं, इसलिए इसको अपन हीलियम गैस को उसमें ऑक्सीजन गैस को हीलियम से क्या करते हैं, तनु करते हैं। अब एक बात तो सुनना कि गोताखोरी में जो कृत्रिम सिलेंडर होते हैं, कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उनमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण भरा होता है, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है और उसका संगठन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखो सुनना, इसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। अपन कहें कि जैसे ये लो आपके पास ये एक कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर ये मैंने बना दिया, कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास ये आ गया। तो इस कृत्रिम
O2 सिलेंडर आपके पास आ गया भाई। इसमें देखो हीलियम प्लस O2 प्लस N2 का मिश्रण होता है, ठीक है ना, मिश्रण होता है। इसमें देखो क्या क्या 11, 32 और 56, 11.7 प्लस 32.1 प्लस 56.2% इनमें इन गैसों का अनुपात होता है। ये ध्यान रखना है। संगठन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडरों में O2 को तनु करने के लिए हीलियम का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप सीधा सा इसका आंसर दोगे क्या, क्योंकि इसकी रक्त में विलेयता बहुत ज़्यादा कम होती है, इस कारण इसको अपन लोग काम में लेते हैं। चौथा अनुप्रयोग अपन बात करें, देखो चौथा अनुप्रयोग क्या कि श्वसन क्रिया में भी क्या है, हेनरी का नियम काम में आता है। देखो सपोज करना कैसे, देखो सुनना, देखो मैं कह रहा हूँ कि अपन लोगों ने सांस लिया, सांस के साथ O2 गैस अपने फेफड़ों में गई, तो O2 गैस जैसे ही फेफड़ों में जाती है तो वहाँ O2 का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। O2 का दाब बढ़ने से ऑक्सीजन गैस की रक्त में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये O2 युक्त जो रक्त है वो फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में जाता है, सही है, अन्य भागों में जैसे यहाँ आ गया तो अपन कहे दूर, फेफड़ों से दूरी बढ़ने के साथ साथ O2 की सांद्रता क्या होती जाती है, घटती जाती है, और घटती जाती है तो वहाँ पर रक्त में O2 की विलेयता घटती है और वहाँ पे मुक्त हो जाती है। उन स्थानों पर जो O2 मुक्त हुई है उन स्थानों की कोशिकाएं उस O2 का प्रयोग कहाँ कर लेती है, श्वसन की क्रिया में कर लेती है, ठीक है यार। इस तरीके से बात भी हो गई। एक पांचवा लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पर्वतारोही होते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग होते हैं, तो वो क्या होते हैं भाई, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से भी उनकी सोचने समझने की क्षमताएं थोड़ी क्या होती है, कम होती है। तो वो क्यों होती है, तो अपन कहते हैं कि ऊंचाइयों पर, पर्वतों पर, जैसे पर्वतों पर जो रहने वाले जो लोग हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे O2 की जो सांद्रता है, सांद्रता कह दो, O2 का दाब कह दो, दाब बहुत कम होता है, ठीक है। पर्वतों पर, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर O2 का दाब बहुत कम होता है, जिससे रक्त में O2 की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने से अपन कहें कि पूर्णतः श्वसन की क्रिया नहीं हो पाती है, इस कारण अपन कहें कि ये शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, इनकी सोचने समझने की क्षमताएं भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस दशा को चिकित्सा की भाषा में कहते हैं अनोक्सिया रोग इसको कह देते हैं अपन लोग। इनका उपचार कुछ नहीं है, इनका उपचार ये है कि इनको ऊंचाई वाले क्षेत्रों से नीचे लिया और जिससे इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, ये सही हो जाए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बात आई। अब अपन कभी कभी क्या है, हेनरी के नियमों की, भाई हेनरी के नियम की सीमाएं भी पूछ चल जाती है 1 नंबर की। तो सीमाएं क्या है कि हेनरी का नियम किन कंडीशन में काम नहीं करता है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें हेनरी का नियम काम नहीं करता, तो अपन एक बात कर लेते हैं, जाओ। हेनरी के नियम की सीमाएं, पहला अपन कहते हैं कि देखो हेनरी ने कहा कि भाई कोई भी गैस है उसकी द्रव विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती है, और दाब की बात कर ले अपन, और ताप क्या होना चाहिए, कम, ऐसे तो आया था। आप देखो सुनना, सबसे पहली बात कि क्या, ताप बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए बिल्कुल 0 टेम्परेचर कर दो, तभी भी फेल हो जाएगा नियम। तो इसमें कहा ताप बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी सीमा क्या है कि दाब बहुत ज़्यादा उच्च नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात अपन लोग करते हैं, तीसरा क्या है, तीसरी सीमा कि विलेय व विलायक आपस में क्रिया नहीं करने चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट बात, कमी नंबर अगली, कि विलयन बहुत ज़्यादा सांद्र नहीं होना चाहिए। ये कुछ इसकी क्या है, सीमाएं हैं। देखो सुनना ध्यान से कि किन कंडीशनों में हेनरी का नियम फेल हो जाता है, तो अपन कहते हैं
कि ताप बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत ज़्यादा उच्च नहीं होना चाहिए, विलेय और विलायक आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए, तीसरी बात। और चौथी बात आपकी ये कि विलयन बहुत ज़्यादा गाढ़ा सांद्र भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आज आप लोगों ने देखा विलेयता का टॉपिक कि भाई विलेयता क्या होती है, ठीक है। ठोसों की द्रव विलेयता, ठोसों की द्रव विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है आपका, गैसों की द्रव विलेयता और इसको प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव में आपने देखा हेनरी का नियम, उसके अनुप्रयोग और उसकी सीमा।